नमस्कार। मैं तुम्हें एक नंबर दूंगी और अगर तुम उस नंबर पे कॉल करोगे तो मैं तुम्हारी तमाम समस्याओं का समाधान करूंगी। सुबह 9 बजे निकल जाऊंगी, मेरे कैबिनेट मंत्री भी निकलेंगे और तुम्हारी समस्याओं का सीधे समाधान करेंगे। अगर आप मेरे इस वाक्य से स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल दें तो ऐसा लगेगा कि ये वाक्य कहीं सुना हुआ लगता है। जी हां, 49 दिन की सरकार में कुछ इसी तरह की बातें अरविंद केजरीवाल ने की थी और कुछ इसी तरह की बातें बीजेपी के सबसे बड़े चेहरा यानी कि किरण बेदी, दिल्ली में कम से कम सबसे बड़ा चेहरा किरण बेदी कर रही हैं। तो बड़ा प्रश्न ये कि क्या सड़क से चलेगी किरण बेदी की सरकार? इस बहस में मेरे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे, मगर आइए उससे पहले देखते हैं रिपोर्ट। आपको कैसा लगेगा अगर सरकारी अफसर और चीफ मिनिस्टर रोज 9 बजे अलग अलग राउंड लेके पता करने आए कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं है, तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा। कोई तंग ना करेगा तो अच्छा तो लगेगा ही। नामांकन से पहले आम वोटरों को सरकार चलाने का अंदाज बताती दिखी किरण बेदी। बेदी ने बता दिया कि रोज सुबह 9 बजे कैबिनेट सड़क पर उतरेगी और प्रशासन का जायजा लेगी। यही नहीं, किरण ने किसी भी मुश्किल में पड़ने पर सुविधा के लिए हेल्पलाइन नंबर बनाने का भी वादा किया। अब आपको मैं ऐसे ही बिना बताए घूमूंगी, आपको मिलूंगी और ये पूछूंगी आपकी तकलीफ और एक नंबर भी दूंगी आने वक्त। जैसे बीजेपी की सरकार दिल्ली में आती है, एक नंबर घुमाओगे और उस पर शिकायत बताओगे कि मेरे से इस फलाने व्यक्ति ने मेरे साथ ये अन्याय किया, लेकिन उसका नाम पता होना चाहिए वो। अगर नाम पता नहीं होगा तो मैं कैसे मदद कर सकूंगी? अगर सरकार की मदद चाहोगे तो एक नंबर दूंगी। किरण बेदी जो फॉर्मूला बता रही हैं, कुछ ऐसा ही काम केजरीवाल 49 दिनों की सरकार के दौरान कर चुके हैं। एक फोन नंबर है, ये फोन नंबर हेल्पलाइन नंबर है कि स्टिंग कैसे करना है। जब स्टिंग ऑपरेशन कर ले तो वो वापस वो एडवाइजर उसको अपना पर्सनल नंबर देगा, उस पर फोन करेगा। जब वो तैयार हो जाएगा स्टिंग के साथ तो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट से फिर फोन आएगा कि आप इतने बजे आ जाइए। केजरीवाल ने हेल्पलाइन नंबर जारी करते हुए भ्रष्टाचारियों का स्टिंग करके भेजने की अपील की थी। हजारों लोगों ने वीडियो भेजे, लेकिन पर्याप्त सबूत ना हो पाने की वजह से पुलिस कुछ लोगों के खिलाफ ही कार्रवाई कर पाई। किरण बेदी सुबह सुबह कैबिनेट के साथ सड़क पर उतरने की बात कह रही हैं और केजरीवाल ने भी लोगों से सीधे संवाद करने के लिए हर हफ्ते जनता दरबार लगाने का आदेश दिया था। लेकिन पहले ही दिन सचिवालय पर ऐसी भीड़ उमड़ी कि केजरीवाल को छत पर चढ़ना पड़ा था। हर डिपार्टमेंट का एक व्हाइट पेपर छपेगा। हेल्थ, एजुकेशन कहाँ खड़ा है, फूड एंड सप्लाईज, जल बोर्ड, कोई भी ले लो, एनवायरमेंट, उसके पास का मूल्यांकन करेंगे। किरण बेदी ने हर विभाग का व्हाइट पेपर निकालने का वादा किया है, जिस पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाए हैं। सीएम पद रिसर्च करने के लिए नहीं मिलता है। सरकार रिसर्च करने के लिए नहीं बनाई जाती है, सरकार डिलीवरी करने के लिए बनाई जाती है। रिसर्च चुनाव से पहले होती है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पिछले कई दशकों से मौजूद है। क्या अभी तक उन्होंने कोई रिसर्च नहीं करी थी भारतीय जनता पार्टी ने और किरण बेदी जी ने चुनाव के पहले? किरण बेदी ने दिल्ली प्लान में बताया कि एजेंसी के जरिए दिल्ली में सुरक्षा का इंडेक्स पता किया जाएगा। एक सिक्योरिटी इंडेक्स निकलवाएंगे। कंसल्टिंग एजेंसी को लेके उनको बोलेंगे थोड़ा हमें सिक्योरिटी इंडेक्स का सर्वे करके दो कि दिल्ली का व्यक्ति कैसा अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करता है और किन किन चीजों से असुरक्षित है। किरण बेदी दिल्ली प्लान तो पेश कर रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या वो केजरीवाल स्टाइल में ही सरकार चलाएंगी? अब दोनों एक आंदोलन से जुड़े हुए थे तो एक दूसरे पर प्रभाव होना लाजमी है, मगर जो मुद्दे हम आज इस बहस में उठाने वाले हैं वो मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से रखना चाहूंगा। पहला बड़ा सवाल, क्या सड़क से चलेगी किरण बेदी की सरकार? अगर ये सरकार आती है तो बड़ा प्रश्न। इसके अलावा जो हम प्रश्न उठाने वाले हैं कि केजरीवाल स्टाइल में क्या सरकार चलाएंगी बेदी? हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ बीजेपी से संबित पात्रा मौजूद हैं, यहां कांग्रेस से यहां स्टूडियो में मेरे साथ मीम अफजल हैं और आम आदमी पार्टी से आशुतोष। आप तीनों का स्वागत। सबसे पहले तो संबित पात्रा, मुझे ऐसा लगता है कि आशुतोष को आपके ऊपर कॉपीराइट का मुकदमा दर्ज करना चाहिए। यानी कि अगर मैं स्त्रीलिंग को पुल्लिंग में बदल दूं तो ये कोई पता ही नहीं कर सकता कि ये बात बोल कौन रहा था, किरण बेदी बोल रही थी या अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे?
नहीं अभिसार जी, अगर आप ऐसा मुकदमा करेंगे, अर्थात मेरे मित्र आशुतोष जी ऐसा मुकदमा करेंगे, तो आशुतोष जी हार जाएंगे, क्योंकि जज भी जानते हैं सच्चाई क्या है और मिथ्या क्या है। आप देखिए, किरण बेदी जी ने सही कहा कि सड़क पर सरकार जरूर चलनी चाहिए, अर्थात सड़क पर मुख्यमंत्री और कैबिनेट को आके जायजा लेना चाहिए, मगर एक व्यवस्थित रूप से। यह विषय महत्वपूर्ण है कि वो व्यवस्थित है या गुरिल्ला टैक्टिक्स में है। अभी आपने दिखाया कि इस प्रकार से सड़क पे तो आए थे, मगर छत पे कूदना पड़ा क्योंकि वो व्यवस्थित नहीं थी। जहां व्यवस्था की पकड़ ना हो, जहां एडमिनिस्ट्रेशन की पकड़ ना हो और वो व्यक्ति सड़क पे उतर जाए, उसे छत पे चढ़ना पड़ता है। मगर जब आप सड़क पे व्यवस्था के साथ आते हो और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आते हो, तब आप सड़क पे सॉल्यूशंस ढूंढते हो, आपको कूद के छत पे नहीं जाना पड़ता है। नहीं, सवाल वो नहीं है यहां पर। सवाल यह है कि आपने इसी तरह के अंदाजे बयां को आपने अराजकता करार दिया था संबित पात्रा, और हकीकत और सोच में बहुत बड़ा फर्क है। आप अगर कह रहे हैं कि यह व्यवस्थित तरीके से है, तो माफ कीजिएगा, जो अंदाजे बयां किरण बेदी का है स्ट्रीट गवर्नेंस का, यह तो मोदी जी के सोच के बिल्कुल मुख्तलिफ है। जहां गवर्नेंस चुपचाप होती है, बगैर मीडिया को लीक किए हुए होती है, यहां पर आप सीधे तौर पर देखिए स्ट्रीट गवर्नेंस की बात हो रही है। माफ कीजिएगा संबित पात्रा, यह कोई हिंदी फिल्म नहीं है कि आप इस तरह से गवर्नेंस करेंगे। आपको डिलीवर करना होगा और सलीके से करना होगा, और आपके सामने मिसाल है केंद्र में। तो आप क्यों मोदी जी के खिलाफ जा रहे हैं? तो इसमें मैं समझ नहीं पा रहा हूं कौन मोदी जी के खिलाफ जा रहा है और किस प्रकार से ये अव्यवस्थित सरकार है। अभी तो सरकार बनेगी बाकी है। बाकी उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट अगर गरीब लोगों के पास आके उनसे उनकी दिक्कत पूछ लेगी, तो क्या ये अराजकता है? क्या ये मोदी जी के खिलाफ है? मोदी जी ने तो खुद कहा था मेरी सरकार गरीबों की सरकार है, और किरण बेदी जी ने कहा मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी। वो सड़क पे जो गरीब सो रहा है, जो चाय बेच रहा है, स्ट्रीट गवर्नेंस की कर रहे हैं संबित पात्रा, तो ये जिसने बार बार साबित किया है अगर आम आदमी पार्टी के तजुर्बे से साबित हुआ है कि वो सफल नहीं हुई है। आशुतोष, संबित पात्रा का कहना है कि फर्क आप में और इनमें यह होगा कि आप व्यवस्थित नहीं थे, जिसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ा, और ये पूरी तरह से व्यवस्थित होंगे। क्या दोहरे मापदंड दिखाई देते हैं आपको? नहीं, मुझे व्यवस्थित है व्यवस्थित नहीं है ये सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है। सवाल ये इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली के लिए किरण बेदी जी करेंगी क्या। सवाल ये कि दिल्ली के अंदर भ्रष्टाचार कैसे कम करेंगी। आम आदमी पार्टी ने 49 दिनों भ्रष्टाचार कम किया था। दिल्ली में 48 घंटे के अंदर हमने बिजली के दाम 50% कम कर दिए थे। हमने पानी मुफ्त दिलाने का काम किया था। हमने सरकारी अस्पतालों के अंदर दवा मुफ्त मिले ये सुनिश्चित किया था। हमने सीएनजी के दाम कम किए थे। हमने शीला दीक्षित मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का काम किया था। उनसे जरा पूछिए कि भाई आप करना क्या चाहती हैं। शिक्षा के मामले में क्या कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक शिक्षा को मुफ्त करेंगी? क्या 20 कॉलेज खुलाएंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी कह रहा है? क्या दिल्ली के अंदर हम जो वाईफाई उसको फ्री करने का, आप ये पूछिए। आप ये मत पूछिए क्या कर रहे हैं। देखिए, जब आप उसके बारे में बात करेंगे तो ये नरेंद्र मोदी के उलट नहीं है, बल्कि नरेंद्र मोदी के एंटीथेसिस हैं। नरेंद्र मोदी, आपने बिल्कुल सही फरमाया, नरेंद्र मोदी पिछले 7 महीनों में किसी विभाग का श्वेत पत्र लेकर नहीं आ पाए हैं, जैसा कि किरण बेदी जी कह रही हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्री 9 बजे सुबह उठकर सड़कों पर नहीं घूमते, जैसा कि किरण बेदी जी कह रही हैं। तो आप जरा इनसे पूछिए कि भाई क्या नरेंद्र मोदी का एडमिनिस्ट्रेशन सही है या किरण बेदी का? नहीं, मगर आशुतोष, आपसे मेरा सवाल ये है, नहीं आता इसलिए श्वेत पत्र की बात करती हैं। सवाल ये है कि जो किरण बेदी कह रही हैं, लगभग यही बात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे, जैसे कि हमने अभी अपनी रिपोर्ट में बताई। तो क्या किस्म की असुरक्षा है कि लहजा वही है, उसी आंदोलन से दोनों निकले हैं, और संभवतः वो आपकी काट इसके तरीके से ढूंढ रही हैं? तो वही अंदाजे बयां दिखाई दे रहा है जो अरविंद केजरीवाल का था। सवाल ये है आप आशुतोष। देखिए, ये तो इस बात को भी साबित करता है कि आज बीजेपी के अंदर, किरण बेदी के अंदर विचार शून्यता पैदा हो गई है। उनके पास कोई ओरिजिनल विचार नहीं है। जो अरविंद केजरीवाल ने किया वही बात आप किरण बेदी करने की बात करती हैं। उसी तरीके से नंबर देने के बारे में बात कर रही हैं। उसी तरीके से वो कहती हैं कि स्ट्रीट पर से चले। तो अगर आप इस तरीके की बात करें, इसका मतलब आपके पास, आम आदमी पार्टी ने जब टोपी निकाली तो बीजेपी ने भी टोपी निकाल दी। आम आदमी पार्टी ने जब लोगों से पूछकर मैनिफेस्टो बनाने का काम किया तो इनके लोगों ने भी कुछ उसी तरीके से नकल। तो मैं कह रहा हूं, नकल से अकल नहीं आती। जवाब दीजिए, नकल से अकल नहीं आती। करने के लिए अकल चाहिए होती। संबित पात्रा, नकल से अकल नहीं आएगी। फोटोकॉपी होती है। ठीक है, जवाब दीजिए संबित पात्रा। चलिए, अब मैं उत्तर देता।
अब मैं उत्तर देता हूं। देखिए, ये मैं तो मानता हूं, आम आदमी पार्टी कपड़े पहनती है तो हम भी कपड़े पहनते हैं, वरना हम कहां कपड़े पहनते हैं। आम आदमी पार्टी घर में रहती है तब हम भी घर में रहना शुरू कर दिए, वरना तो हम जंगलों में रह रहे थे, हम घर में कहां रह रहे थे। देखिए, जो 49 डेज को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं आशुतोष जी और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, ऐसा लगता है ये जो 49 डेज है ये एक ब्रह्म युग है और उस युग के ब्रह्मा अरविंद केजरीवाल है। मानो संसार में कुछ नहीं था। ये 49 दिन से पहले संसार में, दिल्ली में कुछ भी नहीं हो रहा था। इस 49 दिन में ही ब्रह्मा उत्पन्न हुए और 15 साल से तो मीम अफजल साहब की सरकार थी। जैसे कांग्रेस पूरे सृष्टि के सृजन का भार नेहरू जी पे थोप देती है, ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी के नेहरू अरविंद केजरीवाल सवाल का जवाब दो संबित मगर पात्रा, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी यह आप गुजरात में जाके देखिए। अरे अब मैं बीच में बोल रहा था क्या? मैं बीच में बोल रहा था क्या? मैं तो आपके ब्रह्मा जी का गुणगान कर रहा हूं, आप इतने चिंतित क्यों हो रहे हैं? आपने एक ज्ञान मत दो ना, सवाल का जवाब दो। कहा, मैं तो अरविंद जी के खिलाफ ज्ञान कुछ भी मत नहीं दो, कह सवाल रहा का हूं। जवाब दो। मैं तो उन्हें ब्रह्मा बोल रहा हूं, एक युग का ब्रह्मा बोल रहा हूं। आप सुन तो लीजिए, आप ब्रह्मा जी के गुणगान तो सुन लीजिए। आप सुन, देखिए, इतना कुछ इनके पास लेआउट, प्लान, ब्लूप्रिंट, क्या क्या न जाने था, इन्होंने क्या क्या कर देना था। तो इनसे पूछिए ये बनारस क्यों चले गए थे? ये दिल्ली की जनता वो जब बात बनारस और उधर पहुंच जाती है तो भटकने लगती है। मीम अफजल बनारस चले गए, आप दिल्ली लौट आइए। मिलता है संबित पात्रा, दिल्ली आ जाइए, दिल्ली और उस गलती के बदले मेरे साथ एक तीसरे मेहमान भी हैं। जैसे आप आ गए, तीसरा छोर भी मेरे साथ है। बनारस से आ गए। ये मुझे बताइए मीम अफजल, सवाल ये कि दोनों ही नेताओं में, दोनों ही चेहरों में कम से कम, जैसे कि ये रिपोर्ट साबित कर रही थी कि एक सोच हमें समान दिखाई देती है। तो क्या कोई तीसरा पहलू है यहां का? कांग्रेस के पास है वो तीसरा पहलू ऑफर करने के लिए? देखिए, हमारे पास तीसरा पहलू है, हमारा 15 साल का काम। हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा हुआ उसके नतीजे में अवाम को जो है वो ये अंदाज़ा हुआ कि शायद हम इतनी अच्छी सरकार नहीं चला सकते। उन्होंने मौका दिया, 49 दिन भी मौका दिया और अभी 8 महीने से गवर्नर के ज़रिए इन्हीं की सरकार चल रही है। पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि मैंने शायद सबसे पहले ये बात कही थी जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई थी, तो ये बात उठ रही थी कि कोई ओरिजिनल आइडिया लेकर आए हैं, कोई काम करें, डिलीवरी दें। तो डिलीवरी क्या थी? जो कांग्रेस के प्रोग्राम थे उनके नाम बदल के इन्होंने उसके फीते काट दिए। तो मैंने कहा था कि ये फोटो स्टेट सरकार है कांग्रेस की। तो अब आपको लग रहा है किरण बेदी की सोच केजरीवाल की फोटो स्टेट सोच है? 100%, इसमें कोई शक ही नहीं है। इसलिए कि ओरिजिनलिटी तो इनके यहाँ नाम को है ही नहीं, सिर्फ तकरीर, ठीक है, या प्रीचिंग, जैसा कि किरण बेदी जी ने भी की। आते ही उन्होंने अपने वर्कर्स को जिस तरह प्रीच किया वो आपने सबने देखा, सारे हिंदुस्तान ने देखा, और दिल्ली के कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने देखा ही देखा। तो ये नक्काल, बिल्कुल सुनिए जुमला, ये नक्काल हैं। संबित, सवाल यह है कि जो बातें किरण जी कह रही हैं, आपने व्यवस्थित होने की बात की थी, मगर दिक्कत यह है कि ये चीजों को व्यावहारिक होना पड़ेगा और इतिहास गवाह है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है, क्योंकि जनता को संभालना, उसकी समस्याओं को संभालना, जिसमें आप सीधे पॉलिसी मेकर्स को सड़क पे उतार देंगे, इससे अक्सर समाधान नहीं होता है। व्यावहारिकता पर प्रश्न लगातार बना रहेगा। संबित, देखिए, अगर एक ही सेंटेंस में कहना पड़े तो मैं कहूंगा सड़क से सरकार चलनी तो चाहिए, मगर सड़क छाप तरीके से नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से चलना चाहिए। देखिए, सड़क छाप तरीका क्या होता है, ये हमने उस 49 दिनों में, जहां हम अभी सुन रहे थे कि पूरे ब्रह्मांड की सृष्टि उस 49 दिनों में हुआ था, उस 49 दिनों में क्या क्या हुए थे देखिए। आप देखिए किस प्रकार लाखों जनता को बुलाया गया जनता दरबार के नाम से। यही जनता दरबार तमाम मुख्यमंत्री लगाते हैं, मगर सड़क छाप तरीके से नहीं, व्यवस्थित तरीके से लगाते हैं, रिड्रेसल करते हैं, प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन करते हैं। गुजरात में भी होता था, बिहार में भी जब हम लोग थे तब हुआ था, मध्य प्रदेश में होता है, राजस्थान में वसुंधरा जी करती है, मगर इस प्रकार से कभी किसी भी मुख्यमंत्री को छत पे चढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। दूसरा हमने देखा है, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात। आशुतोष, संबित जो यहां आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी का मकसद था उन जनता दरबार के जरिए लोक लुभावन राजनीति करना, इसलिए वो फेल हुए। मगर अगर व्यवस्थित अंदाज से होगी तो ये सफल होगा। दिल्ली प्लान जिसकी बात किरण बेदी कर रही है, दोनों में बहुत फर्क नहीं दिखाई देता है, मगर व्यवस्थित तरीके से हो और लोकलुभावन राजनीति अगर मकसद ना हो जहन में तो सफल होगी। आशुतोष, मैं
व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहता, लेकिन किरण बेदी जी से जरा ये पूछिएगा 1993 में जब वो गोवा में एसपी थी और 1992 में जब वो मिजोरम में थी, तो उस वक्त बिना अपने सीनियर को बताए वो क्यों चली गई? क्या ये जिम्मेदार काम था? जरा ये सवाल समीर जी से पूछे, उनको शायद जानकारी नहीं होगी। और तब उन्होंने कहा था आई लेफ्ट विदाउट आस्किंग। देयर इज अ वाधवा कमीशन रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को भी जरा मीडिया को पढ़ लेना चाहिए और बीजेपी को पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद अंदाजा लगाइए कि जिम्मेदार वो कितनी है और कितनी भागा करती हैं। मैं सिर्फ 2 का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे 4 उदाहरण उनके करियर में हैं विच आई कैन टेल यू विथ फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो यानी कि संबित पात्रा ब्रह्मयुग का आरोप तो आप लगा रहे थे, मगर किरण बेदी के लहजे में अहम ब्रह्मास्मि वाला भाव है कि आई मी माई सेल्फ वाला भाव है कि मैं जो करूं सो करूं, और यह आपके लिए चिंताजनक बात है यहां पर संबित पात्रा? हाँ देखिए, अब मैं एक एक करके बताता हूं। पहला बात तो है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, 49 दिन के ब्रह्मा अर्थात अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि किरण बेदी जी आप आइए दिल्ली में, चुनाव लड़िए और आप मुख्यमंत्री बन जाइए। जो अभी आशुतोष जी के पास कागज है वाधवा कमीशन और न जाने कौन कहां से भाग रहा था, खैर वो भागने की बात ज्यादा करते हैं, तो ये बताइए वो सब उनके ब्रह्मा को पता नहीं है? आशुतोष जी को पता है मगर ब्रह्मा को क्यों नहीं पता था? आप बताइए, सर्वज्ञ हैं, उनको सब कुछ पता होना चाहिए था, मगर वो कुछ नहीं जानते थे। जब वो अन्ना जी के मंच पे थे, मैं बीच में नहीं बोल रहा था सर, मैं बीच में संवेद क्या ये सच्चाई बोल रहा है? 1982 में क्या ये सच्चाई ना? मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। मैं तो बिल्कुल ऐसा नहीं कर रहा था। 1983 में, ठीक है, चलिए आप दोनों एक साथ बोल रहे हैं और हमें समझ नहीं आ रहा आप दोनों एक साथ क्या बोल रहे हैं। दिबांग, ठीक है दिबांग, क्या ये व्यावहारिक है? क्या ये व्यावहारिक है जिस तरह की बात आज किरण बेदी ने की है? दिबांग, आपसे जवाब चाहूंगा इसका मैं। ठीक है, ठीक है संबित आशुतोष एक मिनट, ठीक है आप दोनों खामोश रहे 1 मिनट प्लीज। ठीक है संबित आशुतोष खामोश रहे, दिबांग जवाब दें जल्दी इसका। देखिए, इससे ये एक भाव जाता है कि हम लोग जिम्मेदार सरकार हैं, पर मुझे लगता है कि जिस साइज का देश, मत दिखे, 1 मिनट सुन लीजिए संबित, आऊंगा मैं आपके पास, जिस तरह का संबित मैं आऊंगा आपके पास 1 मिनट। आशुतोष, जिस तरह का देश है, जिस तरह का देश है और जितनी जनसंख्या है, वहां पर इस तरह का आप सिर्फ एक मैसेज दे सकते हैं विचार। आप समझें कि इसकी वजह से कुछ बहुत ज्यादा असर हो जाता है, वो नहीं है। आप ये देखिए कि इस तरह के रिडर्सल सिस्टम प्रधानमंत्री के साथ हैं, मुख्यमंत्रियों के साथ भी हैं, और पिछले दिनों आपने इस तरह के देखा कि किसी ने प्रोटेस्ट भी किया कि लगातार मैं आता रहा हूं। लोग आ जाते हैं क्योंकि लोगों को शिकायतें बहुत ज्यादा हैं, उनकी संख्या बहुत ज्यादा रहती है। अब मैं भी जान रहा हूं नरेंद्र मोदी, मेरे ही मोहल्ले में बहुत सारे लोग हैं, उनको प्रधानमंत्री कार्यालय से चिट्ठियां 1, 2, 3 बार चिट्ठियां एक सज्जन को मिली हुई हैं और उनका काम नहीं हो रहा। क्यों? पर यह है कि भाई आपकी चिट्ठी हमने आगे दे दी है। ये रिड्रेसल सिस्टम एक ये भाव देने के लिए है कि भाई हम आपकी बात सुनते हैं, मगर सड़क के जरिए नहीं हो सकता। इससे ज्यादा इसमें कोई आप पढ़ नहीं सकते। और आपने हमारी एक सुर्खी में देखा होगा कि पालम में आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर आया है कि मोदी जी आप देश संभालो, हम दिल्ली संभालेंगे। आपको याद होगा कि आम आदमी पार्टी की वेबसाइट में भी लगभग इसी तरह कुछ भाव आया था। कुछ देर पहले आशुतोष आप विचार शून्यता की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से इससे बड़ी विचार शून्यता क्या हो सकती है? इससे ज्यादा डिफीटिस्ट सोच क्या हो सकती है अगर आशुतोष इस तरह का पोस्टर आम आदमी पार्टी की तरफ से आए कि दिल्ली केंद्र आप संभालो, हम दिल्ली संभालेंगे? नहीं, पहली बात तो मैं पहली बार आपके माध्यम से सुन रहा हूं कि इस तरीके का कोई पोस्टर आया। मैं इसके बारे में निश्चित रूप से जानकारी लूंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, नरेंद्र मोदी जी को दिल्ली के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहां बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया है। यहाँ के बीजेपी के नेताओं के पास नेताओं का काल पड़ गया, उनको यही नहीं पता दिल्ली में क्या करना, क्या नहीं करना। हम जब बिजली पानी सड़क के बारे में बात करते हैं, ये चीज आपकी वेबसाइट में भी आई थी, के बारे में बात करते हैं, तब वो मैंने आपसे कहा ना मुझे इसके बाद नहीं केजरीवाल वही बोले थे, ये केजरीवाल की मौजूदगी में हुआ आशुतोष, नंबर 1। नंबर 2, आपकी वेबसाइट में भी यही बात कुछ दिनों बाद आई थी जिससे आपको हटाना पड़ा था। तो आप बच नहीं सकते कहकर आशुतोष कि मैं पहले देखूंगा। यह संभवतः आपकी सोच का हिस्सा है आशुतोष। नहीं, ये आप सोचने के लिए स्वतंत्र हैं। नहीं, मैं नहीं सोच रहा हूं, उस वक्त भी जब मैं तो हकीकत आपको बता रहा हूं आशुतोष। वेबसाइट के साथ छेड़छाड़ की गई। नहीं, मैं आपको बता रहा हूं। नहीं, अब देखो आप क्या सोच रहे हो, मैं क्या सोच रहा हूं, ये एक नहीं हो सकता। और आपके दिल में क्या दिमाग? नहीं, मेरे कोई दिल में कुछ नहीं है, मैं तो आपको पोस्टर्स बता रहा हूं आशुतोष कि ये
नहीं, मैं आपको भी एग्जैक्टली बता रहा हूं। आप क्या सोच रही है मैं नहीं सोच सकता, और मैं क्या सोच रहा हूं आप नहीं। मैंने उस वक्त भी कहा था तथ्यों से तोड़ मरोड़ नहीं होनी चाहिए किसी भी पत्रकार को। मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था। बिल्कुल, तथ्य मेरे सामने है। संज्ञान में आया, फौरन उसको हटाया गया और मेरे सामने है, के खिलाफ कार्रवाई की गई। चलिए आज भी नहीं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, आप तथ्य सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मैं आपको तथ्य बता रहा हूं, आप तथ्य सुनने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कहा कि जब उस वक्त ये मामला संज्ञान में आया, हमने फौरन उसको हटाया और वालिद के खिलाफ कार्रवाई की। अभी आप हमारी जवाब दीजिए इस बात का। इन्वेस्टिगेट, आई विल कम बैक टू यू। आम आदमी पार्टी नेवर। तथ्य है मोदी शरणम गच्छामी। तथ्य मोदी शरणम गच्छामी है। आशुतोष, मोदी शरणम गच्छामी है तथ्य। में तो रैली फ्लॉप हो गई नरेंद्र मोदी की, अब शरणम गच्छामी के बारे में बात कर रहे हैं। जब इतना नाराज हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से नरेंद्र मोदी की रैली पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा तबका है जो मोदी को बचाने के लिए किरण मोदी को आगे बढ़ रहा है। या आम आदमी पार्टी के लिए भी डरने का विषय है, घबराई हुई है आम आदमी पार्टी स्वाभाविक। एक तथ्य ये बता दें आप, जरा इनसे पूछिए, एक तथ्य तो बताएंगे किसी बात में। दूसरों के बकरों के बारे में क्यों चिंता कर रहे हैं? बता दें दिल्ली के लिए क्या करना चाहती है बीजेपी, या बता दें आशुतोष जी, दूसरों के बकरों की चिंता दिल्ली के बारे में क्या करना चाहते हो? बिजली सस्ती करोगे नहीं सस्ती करोगे, पानी महंगी करोगे नहीं करोगे, शिक्षा के बारे में आपकी राय क्या है, स्वास्थ्य के बारे में आपकी राय? ये अहम मुद्दे आशुतोष आप जो बता रहे हैं, जमुना में डुबकी लगाने से काम नहीं चलेगी। ठीक है, आप ये अहम मुद्दे बता रहे हैं यहाँ पे आशुतोष। संबित पात्रा क्या है? संबित पात्रा जो लगातार, संबित मेरा सवाल सुनिए, हम जो लगातार बहस कर रहे हैं वो है जिस स्ट्रीट गवर्नेंस की बात लगातार किरण बेदी यहां कर रही हैं। मैं आपको कल के उनके भाषण को सुनाना चाहूंगा। एक तो स्ट्रीट गवर्नेंस की पृष्ठभूमि और जो उनका पूरा लहजा, जिसका जिक्र आशुतोष ने भी किया था वाधवा कमीशन की उन दो घटनाओं का। आप मेरी तरफ देखें, मैं बात कर रही हूं, देखिए मैं आपको इतनी एनर्जी दे रही हूं, कम से कम आप मुझे डायरेक्टली देखो और सुनो। ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव मैडम में है, किरण जी में है, ये आपके लिए कोई बहुत अच्छा नहीं है संबित पात्रा। इसका खमियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, और गवर्नेंस ऐसे नहीं होती है। तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन है, एक तो स्ट्रीट गवर्नेंस और दूसरी तरफ ये जो अहम ब्रह्मास्मि का भाव है किरण जी का। चलिए अब मैं उसका उत्तर देता हूं, और बड़ा नॉन पॉलिटिकल भी उत्तर रखूंगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषय है। मैं आपको यहां याद दिलाऊं, मैं हर प्रोग्राम में ये याद दिलाता हूं कि जब किरण बेदी जी को पहली बार आईपीएस मिला था, वो पहली महिला आईपीएस अधिकारी रही, तो हिंदुस्तान की सरकार ने उन्हें बुलाया था और कहा था कि आप आईपीएस छोड़ दीजिए, ये महिलाओं के बस का काम नहीं है, आपको हम प्रमोट कर देते हैं, आप आईएएस में चले जाइए, वो आपके लिए ठीक रहेगा। मगर मुझे याद है किरण बेदी जी ने उस समय कहा था, मैंने पढ़ा है किताब में, किरण बेदी जी ने कहा था नहीं, मैं ये प्रूफ करूंगी कि महिला भी आईपीएस ऑफिसर बन सकती है, और तमाम जीवन उन्होंने वो प्रूफ किया। देखिए हिंदुस्तान की महिला के लिए, हिंदुस्तान के इतिहास के लिए किरण बेदी एक बहुत बड़ी चीज है। ओहो, मैं किरण बेदी जी का बखान नहीं कर रहा हूं, कर सकती है। मैं किरण बेदी जी का आपको कहा, आप उनके जीवनी लेखन थोड़ा कर रहे हैं, मैं उनकी सोच के बारे में आपसे सवाल कर रहा हूं। संबित पात्रा उसका जवाब दीजिए, आप बच क्यों रहे हैं सवाल से? संबित पात्रा आप सवाल से बच क्यों रहे हैं? बिजली के दाम कैसे कम होंगे? मैं आपसे कह रहा हूं, केजरीवाल को मैं किरण बेदी की सोच पर आपसे सवाल कर रहा हूं। संबित पात्रा एक बार भी ट्रांसफर नहीं हुआ दिल्ली से, आप ये बताओ, सोनिया जी के कहने पर 16 वर्षों तक केजरीवाल जी को दिल्ली में रखा गया, ये सब विषय महत्वपूर्ण नहीं है क्या? मीम अफजल साहब इसमें कुछ कहना चाहते हैं आप? भाई साहब संबित पात्रा ये बताओ, सोनिया गांधी का जिक्र मत करो, ये बताओ दिल्ली के अंदर बिजली कैसे सस्ती करेंगे? आजकल भारतीय जनता पार्टी और आप पार्टी ने ये नहीं बता रहे हो आप। नूरा कुश्ती का सोनिया जी का जिक्र मैदान बना रखा है। हाँ मीम अफजल बोलिए। या तो आप हमको बुलाए नहीं, अगर आपको इन्हीं दो लोगों से बात करनी है बोलिए, तो फिर बुलाने की जरूरत नहीं है। नहीं बोलिए। और जब बुलाया है तो ये दोनों आपस में लड़ते रहे और ये इंप्रेशन देते रहे कि दिल्ली में सिर्फ दो ही पार्टियां हैं। तो ये जो नाटक और ड्रामा हो रहा है, इसको हम भी समझते हैं। आपने बड़ा बुनियादी सवाल पूछा, और जो आपने लिखा भी है कि सड़क से चलेगी क्या सरकार। देखिए ऐसा नहीं है, जैसे कि अभी भाई बता रहे थे हमारे, कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। बहुत लोग जब मिनिस्टर्स बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, उन्होंने ये कहा किया, बाकायदा सड़क पर गए, दफ्तरों में गए, सुबह 9 बजे पहुंच गए, जब नहीं पाए गए लोग तो उनके खिलाफ एक्शन मिले। इस सरकार ने भी शुरू में किया। अब क्या हो रहा है, अब कितना उसके अंदर कौन लोग आते हैं बाहर। तो ये सब करने से
सिर्फ एक कहना चाहिए कि पब्लिक को एक मैसेज देने वाली बात है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन साहब, इससे आपने जो आलोचना से काम नहीं होगा ना। मैं एक बात, परसेप्शन में आप पिछड़ रहे हैं। नहीं, परसेप्शन में आप पिछड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और हम परसेप्शन में नहीं, हम वोट में भी पिछड़ रहे हैं। थोड़ा ना बनेगी। देखिए, मैं परसेप्शन की बात नहीं कर रहा हूं, हम वोट में भी पिछड़े हैं और हमने इसे एक्सेप्ट किया है। हाँ। और हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और ये बताएंगे कि आपके साथ धोखा हुआ है, दिल्ली की जनता के साथ धोखा हुआ है, देश के साथ धोखा हुआ है। और अभी 7 महीने में डिलीवरी नाम की कोई चीज नहीं है। जो हमारी पॉलिसीज थी उन्हीं को लेकर के ये सरकार आगे चल रही है। दिल्ली के अंदर इन्होंने पिछले 8 महीने में एक काम बता दिए, कोई किया हो तो जरा समित पात्रा जी यहाँ पर टेलीविजन चैनल पर बता दें। और जो बात कही आपने चीफ मिनिस्टर साहिबा की, होने वाली चीफ मिनिस्टर, इनके कहने के मान लिया आपने कई चीजें कही। मैं आपको एक और बहुत अहम इत्तला दे रहा हूं। आशुतोष 1-2 चीजें बता रहे थे। आपको पता है कि उनके ऊपर ये इल्जाम था और बहुत ज्यादा छपा, 73-74 की बात है, मैं उस जमाने में कॉलेज में पढ़ता था, कि उन्होंने अपनी बेटी का एक MBBS में एडमिशन कराया और उसके लिए एक डोमिसाइल जाली बनवाया। आपको पता है कितना बड़ा जुर्म है? यही काम रशीद मसूद साहब, जो इंतहाई ईमानदार पॉलिटिशियन माने जाते हैं, उन्होंने 1990 में जब हेल्थ मिनिस्टर थे तब उनके हाथ से ये काम हुआ और उनके एक भतीजे का एडमिशन हुआ। एग्जाम था, उनको 4 साल की सजा हुई है। इस वक्त वो जेल में है, उनकी पार्लियामेंट की मेंबर ही चली गई। और आप कह रहे हैं ऐसा कि भाई बड़ा एक्सपीरियंस है, बड़ी ईमानदारी है, बड़े उसूली वाली दिबांग, मुझे एक बात बताइए, जो मैंने मिसाल का जिक्र किया, लगातार आ रही है कि जो किरण बेदी का अंदाजे बयां है, क्या यह बीजेपी के लिए चिंता का सबब हो सकता है? पुलिस ऑफिसर का अंदाजा बयां हो सकता है, ठीक है, बाकी किसी लीडर का नहीं हो सकता। जो एक अकेले खेलने वाला उनका जो एक अंदाजे बयां है, क्या वो उनके लिए चिंता का सबब बन सकता है? दिबांग जी हाँ, बिल्कुल। मुझे लगता है कि एकदम बाहर से उनको ले लिया गया और पार्टी में ले ही नहीं लिया गया, लड़ाई में झोंक दिया गया, ऐसी लड़ाई में झोंक दिया गया जहां पार्टी थोड़ा डगमगाती नजर आ रही थी। तो उससे पहले उनकी एक अगर ट्रेनिंग हो जाती, उनसे बात हो जाती, उनको समझा दिया जाता, तो मेरे ख्याल से ज्यादा अच्छा लड़ती, बेहतर लड़ती। डीब्रीफ किया जाना चाहिए था। हम आज भी देख रहे थे कि आज भी जिस तरह से उन्होंने नॉमिनेशन भरा, उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे नॉमिनेशन पेपर में कोई गलती नहीं मिली और मैं पास हो गई, मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आ गई, मुझे गोल्ड मेडल मिल गया। आप एक मुख्यमंत्री पद की उम्मीदवार हैं, पूरी पार्टी आपके साथ है, बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री इसके लिए प्रचार करने वाले हैं, तो आप क्या बोलेंगे प्रेस से? मेरे ख्याल से एक ये जो प्रेस का भी प्रेशर रहता है अभिसार कि आपको कुछ करके दिखाना है, कुछ करना है, बिल्कुल, तो उस प्रेशर में मेरे ख्याल से वो कहीं दबाव में आती नजर आती है। कल ही संबित पात्रा ने वो जुमले 2 गढ़े थे, आयरन मैन, आयरन लेडी और आई रन। तो वो आई रन अगर किसी पे आगे साक्षात फिट होता बैठ रहा है तो कह सकते हैं आशुतोष और मीम अफजल वो किरण बेदी पर फिट हो रहा है, क्योंकि ना वो डिबेट के लिए तैयार हैं और संभवतः एक टीवी डिबेट से भी वो कल रात अचानक उठकर चली गई थी जब कुछ असहज करने वाले सवाल उनसे किए गए थे। पक्ष और विपक्ष में जो बातें अब तक उभर कर आई हैं वो आपको सिलसिलेवार तरीके से बताना चाहेंगे इस बड़े स्क्रीन पर। संबित पात्रा बीजेपी से, उनका कहना है कि किरण बेदी का काम करने का तरीका मोदी के काम करने के तरीके जैसा है। आशुतोष कहते हैं आम आदमी पार्टी से किरण बेदी के पास अपने विचार नहीं है, वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की बातें दोहरा रही हैं। इसके अलावा मीम अफजल कांग्रेस से, उनका यह कहना है कि बीजेपी नकल करती है, बेदी के पास अपने असली विचार नहीं है, वो भी केजरीवाल की नकल कर रही हैं। दिबांग का कहना है कि इस तरह की घोषणाओं से जनता में विश्वास जागता है, जनता को लगता है कि सरकार उनके साथ है। तो तमाम खास मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। संबित, जो नवज्योति है एनजीओ किरण बेदी की, उनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नीतू शर्मा जोशी, उनका एक बयान है जो मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहूंगा। उनका कहना है कि नवज्योति का जो चार्टर में उनका एक 3S मॉडल है, शिक्षा, संस्कार एंड स्किल्स, दे आर इंक्लूडेड इन किरण बेदीज दिल्ली मॉडल ऑफ 6S विच इज साक्षर, स्वस्थ, सक्षम, सुरक्षित, संस्कारी और सबकी दिल्ली। आपत्ति नहीं है मुझे, मगर आपको नहीं लगता कि बहुत ही एक लेजी, बहुत ही आलस भरा एक तरह से सोच है यहां पर कि उन्होंने एक तरह से नवज्योति का कट एंड पेस्ट कर दिया अपने दिल्ली मॉडल में? संबित पात्रा।
देखिए, अगर शिक्षा, हेल्थ और एडमिनिस्ट्रेशन का कट एंड पेस्ट भी किया जाता है तो इसमें आपत्ति क्यों होनी चाहिए? हर जगह, चाहे नवज्योति हो, चाहे किसी और का एनजीओ हो, चाहे सरकार हो, हर जगह ये तीनों चीज होनी चाहिए। स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए, संस्कार और एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। और मैं तो सिर्फ इतना, मैं दोनों को सुन रहा था, मीम साहब को सुन रहा था, आशुतोष जी को सुन रहा था। आखिरकार हम लोग सब यहाँ पुरुष बैठे हैं, आखिर अगर पहली जो आईपीएस ऑफिसर है हिंदुस्तान की, वो अगर पॉलिटिक्स में आना चाहती है तो हम सबको आपत्ति क्यों होनी चाहिए? आज अचानक हम उनके ऊपर इस प्रकार से आक्रमण क्यों कर रहे हैं? चाहे हम किसी भी नहीं, देखिए ऐसा है, अब आप ये जो सहानुभूति वाले टोन में मत जाइए, हिंदुस्तान के नाम को आगे लिया है। अब आप ये सहानुभूति मत जताइए, नीचे डालें। यहां पर कोई हमला नहीं कर रहा है, यहां सियासत, कोई सियासी बहस हो रही है संबित पात्रा, और कृपया ये सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश ना करें। किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। वो आप कर रहे थे, वो प्रूव्ड एडमिनिस्ट्रेटर है। पात्रा सहानुभूति अर्जित करने की कोशिश आप कर रहे थे, किरण बेदी को जरूरत नहीं है उसकी। मीम्स बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल नहीं है। मगर जिस प्रकार से मीम साहब ने उन्हें करप्ट कहा और कहा कि 4 साल का जेल हो सकता था, तो मीम साहब आपकी सरकार जवाब डाल दिया। और अभी आशुतोष कह रहे थे वो तो भाग गई थी नौकरी से। जिस महिला ने इतना प्रूव किया, उस महिला को आपने रेस्पेक्ट किया। फैक्ट्स पर बहस हो रही है, जो लोग उठा रहे हैं वो फैक्ट्स हैं। ये आप तय करिए, जवाब दीजिए इस बात का। मैंने ये नहीं कहा कि वो करप्ट हैं, उनको जेल होना चाहिए। मैंने बताया एक ही तरह के गलतियां दो लोगों ने की, एक 4 साल की सजा भुगत रहे हैं, जेल के अंदर हैं, उनकी पार्लियामेंट की मेंबरी चली गई है। अगर आज उनके जेल में डाला गया, खोला जाए तो क्या जवाब है भारतीय जनता पार्टी के पास? मुझे बताएं जरा आप, क्या जवाब होगा आपके पास उसका? और ये बहुत चर्चित मामला है, पूरा देश जानता है। आप कैसी सरकार चला रहे थे? मगर मीम अफजल, आप पर्सनल अटैक्स पर नहीं जा रहे। मैं कोई पर्सनल अटैक नहीं कर रहा हूं। एक मिनट संबित, एक मिनट मीम अफजल साहब, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पर्सनल अटैक नहीं करता हूं। नहीं, आप पर्सनल अटैक्स पे नहीं जा रहे हैं जब आप इस तरह की बातें करते हैं। बिल्कुल नहीं। जब आशुतोष इस तरह की बातें कर रहे हैं या आप इस तरह की बातें कर रहे हैं, आप पर्सनल अटैक्स नहीं कर रहे हैं। मीम अफजल बताइए, जवाब नहीं, मैं पर्सनल अटैक की बात ही नहीं है इसके अंदर। देखिए, वो अगर पब्लिक लाइफ में आ रही हैं, बहुत मशहूर कहावत है कि अगर किसी को अपने खानदान का 4 पुश्तों का 7 पुश्तों का पता ना हो तो इलेक्शन लड़ ले। ठीक है, उसके बारे में सब कुछ पता कर देंगे लोग। ठीक है, आखिरी कमेंट आपसे दिबांग। इसमें ठीक है, मैंने कोई इल्जाम किसी पर नहीं लगाया, मैंने तो एक फैक्ट आपके सामने पेश किया है। चलिए, सफाई पेश करते हैं, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप दिबांग, जब एक दिल्ली का इतना बड़ा चेहरा, जिनकी हकीकत अन्ना आंदोलन से पहले की है, जब वो आएंगी मैदान में, तो क्या इस तरह के सवाल उठने लाजमी है या हमें एक लक्ष्मण रेखा खींचनी होगी? मेरे ख्याल से सवाल उठने लाजमी हैं अभिसार, और आप नहीं उठाएंगे सवाल तो और लोग उठाएंगे। सोशल मीडिया, जो डिजिटल मीडिया, वहाँ पर सवाल उठेगा और सवाल लगातार उठ रहे हैं, और उन सवालों का जवाब दिया जाना चाहिए और सटीक जवाब दिया जाना चाहिए। वरना आजकल क्या है कि सवाल पीछा करते हैं, अपनी छाया छोड़ते हैं, और उससे बचना चाहिए। आपको सवालों का सीधा सटीक जवाब दीजिए और आगे बढ़िए। ये तरीका है अब आज की राजनीति का। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दिबांग, आशुतोष, संबित पात्रा बीजेपी से, और मीम अफजल साहब, आप सभी का इस बहस में बहुत बहुत शुक्रिया। और हम आपको बता दें कि ये बहस आने वाले दिनों में और गर्म होने वाली है, क्योंकि मुकाबला किरण बेदी बनाम अरविंद केजरीवाल बनाम अजय माकन है, और यही वजह है कि ये दिलचस्प मुकाबला होने वाला है।